व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। अजीब व गरीब पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी व गैर सियासी एंटिटीज़ हैं। होश रुबा, अगर तिलस्म में होश रुबा की स्टोरी लिखी जाए तो इन लोगों के मतलब लिखी जा सकती है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट की बात करूँ, पाकिस्तान की अपोजिशन, पाकिस्तान की नैब, पाकिस्तान का मीडिया, ये सब इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब आप ये हिसाब लगा लें कि इस वक्त ब्रॉडशीट को लेकर हुकूमत का सारा फोकस है और कुछ को नज़र नहीं आ रहा। और ये जो अपोजिशन है जिसने पिछले 3 से 4 महीने से ये अज़दहाम मचाया हुआ था कि कोविड के अंदर भी लोगों को लेकर आए, ख़ुद को भी कोविड लगवाया, हज़ारों लोगों को भी कोविड लगवाया होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब इस मुल्क के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अवाम अब हमारे साथ है और अगर हम नहीं निकलेंगे तो अवाम हमें अपोजिशन को बाहर निकाल देगी और ख़ुद आगे चल पड़ेगी। तो हम जलसों के ज़रिए, जुलूसों के ज़रिए, लॉन्ग मार्च के ज़रिए, धरनों के ज़रिए इस हुकूमत को तो फारिग कर देंगे आज। उसके बाद क्या हुआ? दिसंबर जनवरी तमाम डेडलाइन निकल गई पीपल्स पार्टी, PMLN और PDM की। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने भरपूर पॉलिटिकल यू टर्न लिया और उन्होंने अपनी सिंध असेंबली भी बचाई, वो सेनेट के इलेक्शन में भी गए। लोग जो हैं बहुत से लोगों के नज़दीक बेवकूफ़ बने, क्योंकि कहा यह गया था, हम जब सवाल पूछते थे कि जनाब कोविड में क्यों लोगों की जानों को हलाकत में डाला, उन्होंने कहा कोविड से बड़ा खतरा ये गवर्नमेंट है और ये इस तरह ही जाएगी। लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं, एक नई तहरीक है जो कि तहरीक अदम एतमाद है, जिनके नंबर मुझे बाय ऑल मीन्स पता है पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ज़रिए निकालेंगे। आज एक और नई बात हुई नून लीग की तरफ से, PDM की एक और पार्टी, तजादात, भरपूर तजादात का शिकार है, आपको बताने लगा हूँ मैं। मरियम नवाज साहिबा के मुँह से निकल गया, या उन्होंने जानबूझ के कहा या सोच समझ के कहा, लेकिन अलबत्ता उनके मुँह से निकला। उनसे पूछा गया कि जी पंजाब की गवर्नमेंट जो है, आप उसके अंदर इन हाउस चेंज चाहती हो? उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। पंजाब में तो इन हाउस चेंज का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 2.5 साल पंजाब में पूरे करें और पूरे करने के बाद जो है लोग देख लें कि इनकी असल चेहरा क्या है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है। हम इनको ये लिवरेज नहीं देंगे कि ये कहें कि हमें 2.5 साल में पंजाब की गवर्नमेंट ख़त्म कर दी। तो इतना बड़ा तजाद कि मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद साहब और उनकी पूरी पार्टी को लीड कर रही हैं फेडरल में और पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने के लिए। अभी भी 31 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ है, लेकिन जब पंजाब की बारी आई तो वो कह रही पंजाब में तो हम इनको काम कर रहे हैं। तो ये असूल फेडरल में क्यों नहीं लागू होता? अब आप आ जाए ब्रॉडशीट के ऊपर, तजादात से भरपूर है। यानी कि जस्टिस अजमत सईद जो है, उनको जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब जो है, उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी शुरू की प्रोफेशनल लॉयर बनने के बाद, वो नवाज शरीफ साहब के बनाए हुए एहतसाब ब्यूरो में की। 1997 के अंदर ये प्रोसिक्यूटर वहाँ पे लगे और ये ख़ास प्रोसिक्यूटर थे जिनका काम ही ये था कि जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जितने केसेस हैं उनमें नैब की तरफ से जो है वो बढ़ चढ़ के दलाइल भी पेश करें, हक़ाइक़ भी पेश करें, शवाहिद भी पेश करें। ये वही तमाम मुकदमात हैं जो बाद में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि तो बड़े गलत मुकदमात थे, सियासी उस पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एटसेट्रा साइन हुआ। और जस्टिस अजमत सईद जो है बाद में फिर 2001 में डिप्टी नैब के प्रोसिक्यूटर बने और उस एग्रीमेंट में ये नैब के साथ थे, जिस एग्रीमेंट के ख़िलाफ़, जिसमें पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, 10.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जिस एग्रीमेंट को और जिस इदारे नैब को उस ज़माने के से लेके अभी तक के इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंक्वायरी का इनको सरबराह बनाया गया है। ये तजादात, इससे बड़ा तजाद को हो नहीं सकता। मरियम नवाज साहिबा इसको फ्रॉड शीट कहें या अजमत सईद साहब को रिजेक्ट करें तैनाती, मैं अपने तौर पर समझता हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सीधा सीधा। उसके आगे और बड़े तजादात हैं। नैब के जो गवाह हैं, नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही गवाहियाँ दी जाके, फिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम भी लगाया कि $1 बिलियन के पास है, फिर उसको विड्रॉ भी कर लिया। उन्होंने कहा मैं गलती पे था। कि तमाम चीज़ें जो है आपको तजादात का भरपूर नमूना बताती है। और फिर उससे बड़ी तजाद से भरपूर ये गवर्नमेंट है जो बेसिकली आज प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने अरकान को बता रहे हैं कि जनाब आपने फिक्र नहीं करी कि PDM का जोर तो टूट चुका है, और वो शायद सही कह रहे हैं। तो आप जो है वो अब टेंशन ना लें, हम आराम से 2.5 साल पूरे करेंगे। वो कर्ज़ों के ऊपर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया जनाब वो तो सारे पिछले कर्जे थे, हमने तो सिर्फ जो $21 बिलियन का कर्जा लिया भी है 23.5 बिलियन का, उसमें 21 बिलियन तो पिछलों के उतारे, हमने सिर्फ 1.5 बिलियन कर्जा लिया है और सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि इस गवर्नमेंट का जितना फोकस एहतसाब पे है, ब्रॉडशीट पे, अगर ये ज़रा आँखें खोल के देखें तो ये अभी IMF ने जो इंडेक्स शीट जारी की है पाकिस्तान की ग्रोथ रेट की, वो क्या है? इंडिया टॉप पे है, अगर हम दिखा सकें स्क्रीन पे, 11.5% इसकी ग्रोथ रेट होगी इस 2021 के साल में, जबकि पाकिस्तान सबसे आखिरी नंबर पे नाइजीरिया के साथ 1.5%। इसके ऊपर गवर्नमेंट की रात की नींदें नहीं उड़ी थी, इस पर कोई काबीना का इजलास नहीं, इस पर कोई फोकस नहीं। हाँ, ऑपोजिशन को जो है वो किसा नीचे लगाना, ये तमाम चीज़ें जो है आपको सुनने को मिलेंगी। और मीडिया खैर है ही तजाद का शिकार, वो तो सबको रिपोर्ट करता ही रहता है। बहुत वार्म वेलकम करूँगा सुभान डार साहब को, मिफ्ता इस्माइल साहब को, चौधरी मंजूर साहब को। मिफ्ता इस्माइल साहब, ऑपोजिशन से स्टार्ट कर लेते हैं पहले।
मुझे समझ नहीं आई, ज़रा समझाएं। कर्ज़ों में बाद में आपको पता, मुझे पता अब इकॉनमी आपकी वो है, मुझे समझ नहीं आई कि मरीम नवाज साहबा ने आज क्या कहा, क्या कह दिया या उनके मुंह से निकल गया। और ये तो आपके पूरे पीडीएम के फ़लसफ़े की नफ़ी है कि पंजाब गवर्नमेंट नहीं गिराएंगे। सुनवाएं जी ज़रा। नून लीग पंजाब में कोशिश क्यों नहीं करती ना उस तब्दीली के हवाले से? नून लीग इनको जाने नहीं देगी। ये अपनी जिम्मेदारी से, अपनी नालायकी नाअहली की जिम्मेदारी और इसका बोझ इनको खुद उठाना पड़ेगा। नून लीग इनको बिल्कुल राह फरार नहीं देगी, शहीद बनने का मौका नहीं देगी, ताकि कल को ये बाहर आके ये ना कह सकें कि हमने तो बड़ा काम करना था जी पंजाब में, तो अचानक हमारी हुकूमत गिरा दी गई और हमें हमारे खिलाफ साजिश हो गई और हम ये कर नहीं सके। क्या कारकर्दगी, उसका बोझ भी इन्हीं को उठा के अवाम में जाना पड़ेगा। ये तो मिफ्ता साहब आप अपने खिलाफ चार्जशीट पेश कर रहे हैं, तो फिर फेडरल में क्यों इमरान खान की गवर्नमेंट गिरा के उनको मौका दे रहे हैं कि वो सब कुछ कहेंगे? नहीं सर, अपने खिलाफ तो बिल्कुल चार्जशीट नहीं पेश कर रहे। देखें, नून लीग का जो होम बेस है, आप ये इस तरह समझ लें, या जो हमारा घर है जहाँ से हम सबसे ज़्यादा वोट लेते हैं वो पंजाब को लेते हैं। और अक्सर हमें ये कहा जाता है कि हम शायद दूसरे सूबों को निगलेक्ट करते हैं। तो मरियम मेरी बहन ये कह रही थी कि हम तो इकट्ठे खान साहब की पूरे पाकिस्तान में हर जगह छुट्टी करेंगे, सिर्फ पंजाब में छुट्टी नहीं करेंगे, हम पाक फेडरल से भी निकालेंगे। नहीं मिर्जा साहब सॉरी, आपको मैं दोबारा सुनवाया था, उन्होंने कहा कि हम इसलिए, उन्होंने ये नहीं कहा, सॉरी सर, ये आप कह रहे हैं। मैं आपकी बात की रिस्पेक्ट करता हूँ, आप कह रहे हैं, मैं उनकी बात की रिस्पेक्ट भी करता हूँ। जो वो कह रही है वो आप नहीं कह रहे, और जो आप कह रहे हैं वो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम इनको राह फरार नहीं देंगे। अगर 2.5 साल से पहले इनकी पंजाब में गवर्नमेंट खत्म कर दी तो ये कहेंगे कि हमें देखें जी, हमें तो हमारे साथ तो ज्यादती हुई है, वो ये कह रही है। मैं आपको दोबारा सुनवा देता हूँ, दोबारा सुनवाइए मिफ्ता साहब को। मरियम साहिबा ने क्या कहा, जो तजादात से भरपूर आपके अपने पीडीएम के खिलाफ चार्जशीट है, सुनवाएं जी। नून लीग पंजाब में कोशिश क्यों नहीं करती ना उस तब्दीली के हवाले से? नून लीग इनको जाने नहीं देगी। ये अपनी जिम्मेदारी से, अपनी नालायकी नाअहली की जिम्मेदारी और इसका बोझ इनको खुद उठाना पड़ेगा। नून लीग इनको बिल्कुल राह फरार नहीं देगी, शहीद बनने का मौका नहीं देगी, ताकि कल को ये बाहर आके ये ना कह सकें कि हमने तो बड़ा काम करना था जी पंजाब में, तो अचानक हमारी हुकूमत गिरा दी गई और हमें हमारे खिलाफ साजिश हो गई और हम ये कर नहीं सके। क्या कारकर्दगी, उसका बोझ भी इन्हीं को उठा के अवाम में जाना पड़ेगा। जी मिफ्ता साहब। सर मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से अगर आप इसको ज़रा सा, जिस तरह मैं सोच रहा हूँ या देख रहा हूँ इसको, कि हम अगर पंजाब में आज हुकूमत में आ जाते हैं और 2.5 साल इमरान खान को एक हम NRO दे देते हैं जिसमें हमारी हुकूमत पंजाब में हो, उनकी हुकूमत फेडरल में हो, तो वो तो सारा दिन ये कहेंगे जब अलग अलग इलेक्शन होगा कि देखो ये तो नून लीग 2.5 साल आ गई, हमें काम नहीं करने दिया, नून लीग 2.5 साल आ गई। अभी भी आप देखें कि बिजली की कीमत ये बढ़ाते हैं, बोलते हैं नून लीग की गलती है, आटा महंगा हो जाए नून लीग की गलती है, चीनी महंगी हो जाए गलती है। मैं बिल्कुल आता हूँ, लेकिन मिफ्ता भाई बात ये कि पंजाब तो पाकिस्तान भी है ना पॉपुलेशन वाइज। आप अगर पंजाब में गवर्नमेंट बना ले तो आप तो रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि हुकूमत तो आपसे गिर रही नहीं है ना, पीपल्स पार्टी आपके साथ है। नहीं सर, जी बताइए सर मेरी बात सुनिए। सर बताइए। पार्टी साथ है, बिल्कुल चौधरी मंजूर साहब बैठे हुए मेरे साथ, उनसे आप पूछ लीजिएगा कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल हमारे साथ है, पीडीएम एक साथ है। हमारा ऑब्जेक्टिव इमरान खान का इस्तीफ़ा लेना है, वो इंशाल्लाह हम लेके देंगे और वो आपको हम लेके दिखाएंगे। चाहे हम खुद इस्तीफ़ा दे रहे हो या धरने कर रहे हो, जो लॉन्ग मार्च कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, हमारे ऊपर छोड़ दें आप कि हम किस तरह लेके देंगे, लेकिन हम इमरान खान का इस्तीफ़ा लेके दे देंगे। मिफ्ता साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके पीडीएम के गुब्बारे में से हवा निकाल दी जो आप इस्तीफा लेंगे। एक बड़ी पार्टी है, उन्होंने सोचा कि जनाब सिंध को कुर्बान करें, सैंड को कुर्बान करें, अब आप इस्तीफा नहीं ले सकते। ना आपकी डेडलाइन डिस्कस होती है, ना आप लॉन्ग मार्च करेंगे, या मार्क कर ले मेरे वर्ड्स, अभी आपके साथ आप करेंगे भी अगर, तो पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं होगी। सर मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, चौधरी साहब इधर बैठे हैं, वो उसको ज़्यादा बता सकते हैं कि जब भी लॉन्ग मार्च होगा वो मुश्तरका फ़ैसला होगा पीडीएम का, उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की और दूसरे लीडरान की राय शामिल होगी और इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर करेंगे। मैं आज भी पीडीएम के हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है मिफ्ता साहब। मैं आज भी पीडीएम के एक मीटिंग में सिंध में बैठ के आया हूँ निसार खोरो साहब के तरफ, और जिधर हम 9 फरवरी को हैदराबाद में जलसे की बात करके आ रहे हैं, तो पीडीएम चल रहा है अल्लाह की मेहरबानी से, और पीडीएम साथ चल रहा है और पॉइंट आ गया आपका सर, आपका साथ आ गया। मैं मुझे आपसे पूरी सियासी हमदर्दी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप आगे, क्योंकि हमारे पास तो ये भी खबर है कि मौलाना फजल रहमान इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं सरबराही छोड़ रहा हूँ पीडीएम की। लेकिन बहरहाल चौधरी साहब की आवाज़ भी ठीक करें, उनसे बात करनी बड़ी ज़रूरी है इस मौके पर, लेकिन डार साहब से भी बात बड़ी ज़रूरी है। डार साहब, ये आप खुदा का वास्ता अभी प्रोग्राम के शुरू में
ऑपोजिशन की ना ऐसी कीजिएगा। मैंने आपसे अवामी सवाल पूछ रहे हैं, आपसे आपकी जिम्मेदारी है ऑपोजिशन के ये 8-10 लोग नहीं है कि आप इनकी जो है वो उनको कॉर्नर स्टोन लगाए, अवाम का जवाब दें। मुझे सर ये समझा दीजिए कि बड़ी अच्छी बात है, अब आपको कोई खतरा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मुतमईन है, लेकिन सर ये महंगाई वगैरह का क्या होगा, ये जो आवाम को रिलीफ देने का क्या होगा, ये जो कर्जे आपने इतने चढ़ा दिए 113 बिलियन के, इनका क्या होगा, जिसमें आप कह रहे हैं कि आपका कसूर कोई नहीं है, इनके चढ़े हुए थे, हालांकि ऐसा है नहीं। आपने जो सूद की रकम चढ़ा दी है इस कौम पे, और 113 और जो बढ़ते जाएंगे वो अगली गवर्नमेंट को उतारने पड़ेंगे, अगर आपकी ना हुई तो वही सिचुएशन हो जाएगी जो आपके सामने इनकी हुई है। जी डार साहब। देखिए कामरान, चलें आप ही बताएं, अगर आप ही हुकूमत में आते हैं तो 2000 अरब के करीब जब आपका बजट हज़ारा चल रहा हो, तकरीबन 20 बिलियन डॉलर का ये रिकॉर्ड का हिस्सा है जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा हो, तकरीबन 1.5 माह के आपके पास फॉरेन रिजर्व हो, पाकिस्तान दिवालिया की तरफ जा रहा हो। ये ठीक इसी तरह है कि आप एक घर लेते हैं, घर गिरवी पड़ा है, गाड़ी लीज पे थी, लीज वाले सर पे आ गए, क्रेडिट कार्ड के बिल सारा उधार चल रहा था, तो ऐसी सिचुएशन में मुल्क कैसे चलना है? कर्ज ही लेने थे ना, इनके कर्जों का सूद उतारने के लिए कर्ज लेने पड़ रहे हैं। या तो मिफ्ता इस्माइल साहब या PMLN ये कहे कि जी हम दूध और शहद की नदियां बहा गए थे, अरबों डॉलर अकाउंट्स में छोड़ गए थे, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और उनकी हुकूमत ने आके बर्बाद कर दिया है। पहले तो ये माने डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक सवाल है, डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो कर्जों वाली कहानी है ना, जो दूसरी चीज आपसे सवाल है, नहीं पहले कर्जों पे आए आप, एक मिनट आपसे बात करो और कोई नहीं आ रहा बीच में। ये कर्जों वाली कहानी जो है ना, ये आप कब तक कौम को सुनाएंगे? देखें मैं आपको कर्जों की पूरी हिस्ट्री बताता हूँ जो आपकी आज की काबीना में डिस्कस हुई है। मुशर्रफ ने कर्जा लिया, जब मिला उनको 39 अरब रुपया था, इन्होंने 10 साल में 41.5 अरब पे जरदारी साहब को गवर्नमेंट दी, उन्होंने बढ़ा के 60 अरब कर दिया। नवाज शरीफ साहब ने बढ़ा के 5 साल में उसको 98 अरब कर दिया। आपने 2.5 साल में बढ़ा के उसको कर दिया अराउंड 113 अरब। तो इन सब ने भी पिछलों के उतारे हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने 5.8 ग्रोथ रेट दिया, इन्फ्लेशन कम दिया, एम्प्लॉयमेंट दी। आपने क्या दिया? आपके मुताबिक IMF कह रही है कि इस साल भी आप 1.5% पे होंगे ग्रोथ में, इसका जवाब दे दें। देखिए कामरान, अगर मियाँ साहब का ये 5.8 GDP जिसकी मिफ्ता इस्माइल साहब या इनकी हुकूमत बात करती है, अगर ये मसनूई इकानमी नहीं थी, पहले तो खुद मिफ्ता इस्माइल साहब का ही बयान रिकॉर्ड पे है कि इनके साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने जो तबाही की फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, मुझे उम्मीद है ये अपने बयान पे आज भी कायम होंगे मिफ्ता इस्माइल साहब, जो ज़्यादती इस मुल्क के साथ की गई, रुपये को उसकी असल हालत में नहीं रखा गया, जो सारी तबाही की असल जड़ है। महंगाई होती क्यों है? हम आए रोज़ महंगाई पे भी प्रोग्राम कर रहे हैं। जब आपका पैसा कमज़ोर होगा, सारा प्रेशर उस पर आना, चाहे पेट्रोल है, चाहे बिजली है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन है, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। कर्ज हम लिए जब तक आपकी आमदन ज्यादा, इनके दौर में क्यों नहीं हो रही थी? डॉक्टर साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, ये भी कर्जे उतारे थे, इनके दौर में कंट्रोल क्यों चीजें थी आपके मुकाबले में? इनके दौर में आटा क्यों कम था, चीनी कम थी, पेट्रोल कम था, क्यों? ये तो बड़े बुरे करप्ट लोग थे नून लीग वाले। कामरान आप चले, मेरा ख्याल है मैं फिर आपकी क्लिप भेज देता हूँ 2013-14 का मेरे भाई, जिसमें आपने प्रोग्राम किए हैं कि शेर आटा खा गया, शेर बिजली खा गया, शेर तेल पी गया, इतना पेट्रोल महंगा हो गया। तो सर वो कुछ अरसे के लिए होता था, फिर कंट्रोल हो जाया करता था, चीनी ऊपर जाया करती थी, पेट्रोल आपसे कंट्रोल नहीं हो रही। साल हो गया आपको तो कंट्रोल करते करते। और भाई देखें, अगर आपने इतने अरसे का, इतने सालों का, चले इन्हीं की बात कर ले तो 30-40 साल का बिगड़ा हुआ निज़ाम ठीक करना है तो उसका कुछ वक्त दरकार है। अभी हमें 2 साल मिले हैं, जाने से पहले अपनी परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड लेके सर पॉइंट आ गया। मुझे डर सिर्फ बताओ क्या है, वहां जाके कोई बातें नहीं करेंगे। आप जाने वाली बातें कर रहे हैं ना, आपने जाते हुए भी ये कहना है कि जनाब हो इसलिए सका कि इनका गन था। डॉक्टर साहब ये आपने कह देना आगे से। नहीं, देखिए मेरी पहले बात सुने। अभी देखिए आप बात कर रहे थे ना, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अगर अपनी परफॉर्मेंस पे नज़र ना हो तो आज अगर मुआशत के अशारिये बेहतर दुरुस्त हिम्मत की तरफ जा रहे हैं। अगर आज आपकी दिसंबर में आप देखें ना जो स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं, टैक्स कलेक्शन 5% आज आपकी ऊपर है। आज आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसकी बात करते रहते मिफ्ता इस्माइल साहब, उनकी सारी पार्टी तकरीबन 14.5% से ऊपर जा रही है। 19% ऊपर गई है। आपकी फॉरेन रेमिटेंस तकरीबन 25% ऊपर जा रही है। ये सारे फॉरेन रेमिटेंस तो इसलिए ऊपर जा रही है कि लोग कोविड की वजह से वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। मिफ्ता भाई ये कोई इतनी स्टेबल इकोनॉमी की इंडिकेटर नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, लोग आ रहे हैं, सेविंग्स लेके आ रहे हैं पाकिस्तान वापस, बाहर से जॉबलेस हो गए कोविड की वजह से, पूरे यूरोप में कंपनियां बंद हुई हुई हैं। तो फॉरेन रेमिटेंस पे ना रहे आप, आपने ग्रोथ इंप्रूव करनी है जो कि नजर नहीं आ रही होती हुई। IMF खुद कह रहा है, लेकिन मैं आता हूं दोबारा, ऊपर जा रही है ना कामरान जी। ठीक है सर, ऊपर तो हम कोई फिगर बस ज्यादा ऊपर ना भेज दीजिएगा। भाई दुनिया को स्ट्रगलिंग इकोनॉमी के सामने पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जा, गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो ये मुआशत के दादोशुमार बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। चॉइस साहब
चॉइस साहब बात ये है कि कहने वाले कुछ भी कहें, आपने ऑब्वियसली अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो देखना ही है सिंध का, तो ये जो आपने जो भी किया, आज मरियम नवाज साहिबा भी कह रही थी कि जी ये जो इवन तहरीक अदम एतमाद है उसके नंबर भी आपके पास नहीं है, वो कह रही थी कि उनको भी टीवी से पता चला बिलावल साहब की इस आइडिया का। तो हम अब ये समझें कि पीडीएम अपने अलग अलग रूट पे अपोजिशन करेगी हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत रिलैक्स फील करे, आपका खतरा टल गया जो एक अलायंस का था 11 जमातों का। चौधरी साहब अच्छा, पहले तो आपने गलत तौर पर मिफ्ता साहब को फंसाया हुआ था। वो 2.5 साल ये जो अभी कुछ दिन रह गए हैं ना, उनकी बात कर रही थी मरियम नवाज साहिबा जो थी, मतलब अभी 2.5 साल इनके मुकम्मल नहीं हुए जब ओथ लिया था, और 2.5 साल ये जो होने हैं उनकी बात कर रही थी। नहीं सर, ये बात नहीं हो रही थी। चौधरी साहब तुसी तो एक और ही ले नहीं चौधरी साहब है जो वकील बर्बाद देंदे ने मुदई नूं, भुट्टो साहब को भी बरवा दिया था, वकील ठीक नहीं थे, वो तुसी ज्यादती ना करो मिफ्ता साहब नाल। नहीं कोई मरवाने वाले नहीं है। मिफ्ता साहब को आपने खामखा फंसाया हुआ था। फंसाया तो आपने, फंसाया तो आपने। अभी देखिए, हम बिल्कुल जो अपनी लाइन ड्रॉ हुई थी 20 सितंबर को, उसके मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। उसमें था पहले जलसे करेंगे, फिर रैलीज करेंगे। रैलीज का ये पूरे महीने का पूरा शेड्यूल आ गया है। 9 फरवरी को हम हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रैली की मेज़बानी कर रही है। 13 को मुस्लिम लीग नून सियालकोट में रैली की मेज़बानी कर रही है। 23 को हम कर रहे हैं सरगोदा के अंदर। 27 को मैंगल साहब खुशदार के अंदर, और 1 KPK में है। ये तो पूरा मैं आपको चौधरी साहब मेरा एक सवाल है यहीं पे आपसे। चौधरी साहब एक सवाल है, ये कहा जा रहा है कि चौधरी साहब आप कितने साल से मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं? मेरी बात हमने छोड़ दिया सारा रास्ता। सर एक सवाल है, आप कितने साल से मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं? आप कभी एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बिलो द बेल्ट बात करूंगा आपसे या किसी से? आप ये एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं। तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप वो एनालिसिस देंगे जिसकी इंफॉर्मेशन आपको पूरी है। यानी कि आपकी पार्टी के चेयरमैन, आपको तो पता है, आप बड़े क्लोज हैं अपनी पार्टी के, बड़े अहम तरीन वर्कर और लीडर हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये इन जलसों से कुछ नहीं होना, हम इत्तेहादियों को चाय की दावत बुलाएंगे और तहरीक अदम एतमाद से करेंगे। मेरी एक गुजारिश सुन, सिस्टम से बाहर नहीं जाएंगे हम। नहीं, मेरी एक गुजारिश सुन सर, मेरी गुजारिश सुन लेना। हम सारे, जो जरदारी साहब ने कहा है कि हम सारे वार करेंगे, सारे हथियार इस्तेमाल करेंगे। ये तो नहीं है कि हम अगर अदम एतमाद की बात, बिलावल साहब ने कहा जलसे नहीं करेंगे, उन्होंने कहा जलसों से बात नहीं बनी। सारे के सारे सर, उन्होंने कहा जलसों से बात नहीं बनी। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं? वो तो बिलावल साहब से पूछे ना। नहीं, जलसे उन्होंने कहा कि शायद नहीं, उन्होंने उनके लफ्ज सुने, शायद उतना प्रेशर नहीं आया जलसों से, नहीं आएगा जितना नहीं आया, की तहरीक से आएगा। और ये बात ठीक है। अल्टीमेटली हमने किधर जाना है? 1 मिनट जरा, जी आपसे पूछ रहा हूं। अल्टीमेटली हमने जाना किधर है? अल्टीमेटली हमने जाना किधर है? इस हुकूमत को निकालना है। उसका तरीका क्या है? फर्ज कर ले हम लॉन्ग मार्च भी लेकर जाते हैं तो होगा क्या? लॉन्ग मार्च के नतीजे में इस वक्त जो पार्टियां, जो परवेज लाई साहब ने परसों स्पीकर की कुर्सी पे बैठकर कहा है कि पंजाब में इस वक्त डाकू राज है, ये स्पीकर कभी किसी असम्बली का इस तरह से कहता है? जो MQM है, अब मकबूल सिद्दीकी ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मुझे तो ये नहीं पता हम इस हुकूमत में क्यों बैठे हैं। तो ये एक्चुअल अभी शुरुआत है, तो उसके नतीजे में ये ऊपर जो अलायंसेस है वो फटना शुरू हो गए। मेरा एक सवाल है, आज की मीटिंग है उसकी कहानी भी आपके सामने है। अंदर क्या क्या लोगों ने कहा, अंदर क्या क्या लोगों ने कहा है। आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं कि ये PMLQ और MQM क्यों बैठी हुई है इमरान साहब के साथ। ये अपनी मर्जी से बैठी हुई है। ये जिस वजूहात की वजह से बैठी हुई है, आप तो उनके 4 किलोमीटर के एरिया में नहीं आ सकते वो तोड़ने के लिए, वो जो हिसार है। तो हो सकता है, हम देखो ना, हो सकता है वो वजूहात तो किसी वक्त भी दूर हो सकती हैं। वो तो सर फिर कौन सी गारंटी है? पता नहीं कब होंगी फिर। ठीक है, पॉइंट आ गया। कौन सा स्टैम्प पेपर लिखा हुआ है? हाँ ठीक है, वो तो अब सवाल ये है कि जब प्रेशर बनेगा, जब प्रेशर बनता है, 1 मिनट जरा मुझे मुकम्मल, जब प्रेशर बनता है लोगों का, अवाम का, तो वो ऊपर जो रूलिंग क्लासेस या रूरल अलायंसेस होते हैं वो फट जाते हैं। ये एक साइंसी उसूल है। बिल्कुल ठीक है, और वो हम प्रेशर बना रहे हैं। जब फटेगा तो उस वक्त हम नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट। अब हालत इनकी ये है, हालत इनकी ये है, 1 मिनट मुझे दीजिए। हालत इनकी ये है कि मुईशत की तनज़ली 21 दर्जे है, सेहत की 9 दर्जे है, मवासलात की 16 दर्जे तनज़ली है, पासपोर्ट की तनज़ली है 2020 की, और अगर कहीं तरक्की हुई है तो 2018 से 2020 तक 7 दर्जे तरक्की हुई है, तो वो करप्शन में हुई है।
ये आज रिपोर्ट आई चले है। इसमें मैं आता हूं, लेकिन आप जरा अब आप जरा कमर कस लें। ब्रॉडशीट में स्विस केसेस भी आ रहे हैं। मिफ्ता भाई एक बात बताएं कि अजमत सईद साहब का आने दे जी, आज भी मरियम नवाज साहिबा ने मेरी बात तो सुने ना, आने दे, बारी बारी आ रहा हूं। हमारे लिए कोई नई बात है, आपके लिए कोई नई बात नहीं है, ये बात सही है। यही हमने आपके लिए कोई नई बात सैफुरमान नहीं को सैफुरमान को और अजमत सईद को भुगता हुआ है हमने, जब वो मिफ्ता साहब की पार्टी को भुगता हुआ है। बिल्कुल ठीक है। मिफ्ता भाई मुझे एक बात समझा दें, मैं अजमत सईद साहब की तारीफ हमने सैफुरमान और अजमत सईद को भी मिफ्ता साहब की पार्टी का था ना यार, लोगों को तो बताए ना। अच्छा बहरहाल बिल्कुल इनके बिल्कुल। और फिर मुशर्रफ दौर में भी भुगता हुआ है अजमत सईद साहब को। चलो भैया मिफ्ता साहब के बाद, मिफ्ता भाई सिर्फ ये बता दें, आप लोगों की मुझे समझ नहीं आई अजमत सईद पे आपका क्या एतराज है, क्योंकि वो तो नवाज शरीफ साहब के एहतसाब के सबसे डार्लिंग प्रोसिक्यूटर थे, जिन्होंने जरदारी साहब और बेनज़ीर साहिबा के ऊपर केसेस की धज्जियां उड़ाई हुई हैं। तो वो तो आपको और पनामा के ऊपर भी उन जजों में थे जिन्होंने इख्तलाफ किया था इनिशियली और कहा था डिटेल वर्डिक्ट लूंगा, तो बड़े रीजनेबल आदमी हैं। आप क्यों उसके खिलाफ हुए उनके? कामरान भाई, खुदा न खास्ता आप किसी को रीज़नेबल या अनरीज़नेबल नहीं कहते, वो आदमी सारे अच्छे होते हैं। मतलब गुजारिश ये है कि एक कॉन्फ्लिक्टेड आदमी है ना। ये जिस ज़माने में नैब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, उस ज़माने में ये ब्रॉड स्ट्रीट का केस साइन हुई थी ना, एग्रीमेंट। जी। तो आप मुझे तो मेरे फैसले के ऊपर नहीं बिठाएंगे ना। मैं अगर अच्छा आदमी हूँ या अगर आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई केस होता है तो आप बिल्कुल सही बात नहीं कर सकते। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इस पाकिस्तान में क्या जजों की कमी है? अगर आपने ईमानदारी से मुनसिफाना तौर पर एक इंक्वायरी करनी है तो किसी ऐसे आदमी को लगा दीजिए जो कि कॉन्फ्लिक्टेड नहीं हो। आप ठीक है, आपको अजमत सईद बहुत अच्छे हो, बहुत पसंद हो आपको, उन्होंने बहुत आपकी चीजें कर दी हो, लेकिन आपको ये जरूरत तो नहीं है ना। साथ ही क्विकली जवाब दे दें डार साहब का और जितनी भी पीटीआई का नैरेटिव है, क्योंकि मैं सुन के थक गया और आपके पास पता नहीं जवाब है कि नहीं, कि ये जितनी इकॉनमी ग्रो नहीं कर पा रही। मिफ्ता साहब कितना के कर्जा और कितना के पैसा और कितना के गंद आपने इस इकॉनमी में छोड़ के गए, जरा मुख्तसरन बताएं ब्रेक से पहले, फिर मैं डार साहब से व्यू ले लूंगा उनका। जी सर, गुजारिश ये है कि जब ये कहते हैं कि 30 साल का या 70 साल का हमको गन साफ करना है, खुदा ना खास्ता कि हम सारे गुंदे हों, ये अकेले अच्छे हों, ये एक एरोगेंस इतनी है कि इसकी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि यार थोड़ी सी कम से कम अगर हम बुरे थे तो यहाँ पे सिमत तो अच्छी हो जानी चाहिए थी ना। हम ये नहीं कह रहे कि हम दूध शहद की नदियाँ छोड़ के गए थे, हम ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान गरीब मुल्क था लेकिन आपने इसको और गरीब कर दिया है। हम सर जब देखें, हम जब हमारी हुकूमत आई थी तो 14,258 अरब रुपए कर्जा था, जब हम छोड़ के गए तो 24,952.9 अरब रुपए कर्जा था जून के अंदर। ठीक है, ये गारंटीड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डेट के फिगर्स हैं। हमने 10,400 अरब रुपए 5 सालों में बढ़ाया था, इन्होंने 11,500 अरब रुपए 2 सालों में बढ़ाया है। हमने पावर प्लांट्स में आपको गिनवा सकता हूँ, मोटरवे, BHU, स्कूलें, यूनिवर्सिटियाँ, पता नहीं क्या क्या लगाया अल्लाह ताला की मेहरबानी से। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने इंटरेस्ट दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने खुद 6% से 13% इंटरेस्ट कराया। हमने तो नहीं कहा था कि आप इंटरेस्ट करिए, हम तो इल्तिजा करते रहे कि आप इंटरेस्ट कम करें। इन्होंने इंटरेस्ट बढ़ाया वो हॉट मनी के वास्ते, उससे डबल कर दिया। 1,500 अरब रुपए का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हुआ इनकी वजह से। हमने तो नहीं कहा था ना इनको, ये इन्होंने करा है। ये बोलते हैं कि पिछले कर्जे थे, तो पिछले कर्जे तो हम पे भी थे, पिछले कर्जे पीपल्स पार्टी पे भी थे, मुशर्रफ पे भी थे, पिछली हुकूमत। हम एसेट्स भी तो छोड़ के गए थे। अगर हम कर्जा छोड़ के गए थे तो हम बिक्की भलो की हवेली बहादुर शाह के पावर प्लांट भी छोड़ के गए थे। लेकिन मिफ्ता भाई कभी इनको ये भी बता दिया करें कि क्या चीजें दुरुस्त कर लीजिए। आप हमेशा क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं। मैं जरा आपको ये भी वजह वो देना चाहता हूँ, इस पर भी जरा सोच लें। लेकिन मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगा। डार साहब के लिए मेरे पास सवालात की भरमार है कि आज भी कैबिनेट के अंदर जो है वो सवाल उठा, जो आज प्राइम मिनिस्टर की लोगों से मुलाकात हुई तो उसके अंदर सवाल उठा कि वज़रा का एहतसाब भी होना चाहिए और मुल्की कर्जे बहुत ज़्यादा चढ़ा दिए गए। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसके भी जवाब दिए और एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें व्यूअर्स आपके साथ शेयर करूंगा आज की डेवलपमेंट को लेके जो प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कशंस हुई। यानी कि एक तो आपको अभी बताया था कि बेसिकली माइंड सेट ये है जो भी गवर्नमेंट आ रही है पाकिस्तान में कि हमारी आमदनी तो जो है वो 500 अरब हो रही है, लेकिन हम ये तो पेंशन और तनख्वाहों से निकल जाता है। बाकी इस मुल्क को चलाने के लिए बाय ऑल मीन्स कर्जे चाहिए। तो अब एनालिसिस ये होता है कि कौन सी पार्टी ज़्यादा कर्जे लेती है, कौन सी थोड़े कम लेती है। अदरवाइज तो ये मुल्क जो है अगर ये कर्जे ना हो तो ये बैंकरप्ट हो जाए। तो वो 2.5 साल जो हमने समझे थे या वो पहला साल के इमरान खान साहब इससे हमें निकालेंगे, वो शायद उनकी भी असेसमेंट गलत थी और हमारी इमरान साहब के मुतालिक असेसमेंट गलत थी। इसका जवाब फिर डार साहब देंगे एक ब्रेक के बाद। पीटीआई के आज के इजलास में अरकान ने हुकूमत का गवर्नेंस का तल्ख चेहरा जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखा।
नूर आलम खान साहब ने कहा कि तमाम वज़रा का एहतसाब होना चाहिए क्योंकि आटा दाल चीनी कुछ भी आवाम को नहीं मिल रहा और प्राइम मिनिस्टर के मशीर और वज़ीर सबज़ बाग दिखा रहे हैं। हफीज़ शेख 2009 में भी ये बातें करते थे, टेक्नोक्रेट चले जाएंगे, हम जलील हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, कराची प्लान पर कुछ नहीं हो रहा। नजीब हारून ने कहा झूठ बोला जा रहा है, 2023 तक कुछ नहीं होगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप तो हमें अंधेरा दिखा रहे हैं। डार साहब, ये हालात है आपके अंदर के, तो उसके बाद ये ब्रॉड शीट, स्विस केस, इनका कटा छटा भी आपने खोल लिया, सारी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे आप सर? देखिए, हम एक जमहूरी पार्टियां, हर एक को अपने राय का इजहार करने का हक है, और अगर हमारे पार्लिमानी इजलास में हमारे MNAs ने अपनी राय सामने रखी है तो मैं समझता हूँ हर जमहूरी पार्टी में ऐसे होता है और तनकीद भी की जाती है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला, जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था कि देखें, आप ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे, कर्ज़ों की बात हो रही थी। मिफ्ता इस्माइली साहब इकानमी को समझते हैं। हमने पिछले अगर 5 से 6 माह पाकिस्तानी मुझे सुन रहे, अगर हमने कर्ज़ नहीं लिया, हमने कोई बाहर से कर्ज़ा नहीं लिया, तो आपके सामने करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा था $1.5 से $2 बिलियन से। जब आपके ऊपर रुपये पर प्रेशर नहीं होगा, कोई ज़रूरत नहीं है हमें कर्ज़े लेने की। इसी तरह बजट हसारे की मैं बात कर रहा था, तो इकोनॉमी पे फिर बात चली जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं पूरी दुनिया में। कामरान, आप बरतानिया को देख लें, US जैसी तगड़ी इकोनॉमीज श्रंक होकर रह गई हैं, सुकड़ गई हैं कोरोना पेंडेमिक के बाद। तो इंशाल्लाह ताला ये साल पाकिस्तान का साल है, मुआशत का साल है, पाकिस्तानियों को सर IMF तो कह रहा है कि ये हम नाइजीरिया के साथ खड़े हुए इस साल 1.5% ग्रोथ होगी सिर्फ। देखिए IMF, देखिए इंडिया हमसे ज्यादा वर्ष अटैक हुआ कोविड में, उसकी 11.5 है जी। मैं बता दूं आपको साथ साथ। देखिए लेकिन इंडिया की इकोनॉमी भी तो 8.1% श्रंक हो गई है, ये भी हकायक हैं। देखें, पहले यही IMF 1.2% की बात कर रहा था, अब बेहतरी आ रही है, 1.5% की बात कर रहा है। अगर मोडीज को देखें, वो तो नेक्स्ट ईयर 4.3%। मुझे एक बात बताएं, डॉक्टर साहब एक बात बताएं, आपने बड़ी बात की कि लेकिन मैं इस पर नहीं बहस करना चाहता कामरान। जी नहीं, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपकी पार्टी में इज़हार राय की आज़ादी है, लेकिन मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ कि वो जो कंटेंट चल रहा है उसके अंदर, तो हम भी आपको बता रहे हैं, आपके अपने वुज़रा और आपके जो MNAs हैं, जो वेल विशर भी हैं आपके और आपकी पार्टी के, वो भी बता रहे हैं कि अवाम जलील हो रही है। सबज़ बाग प्राइम मिनिस्टर को दिखा रहे हैं, मुशीर और मावरे ख़ुसूसी और वुज़रा। तो मैं कह रहा हूँ सीरियस बात नहीं है आपके लिए ये? इस पे आपने कमेंट नहीं किया? लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, कोई देखे कामरान, कोई सब्ज बाग नहीं दिखा रहा। तमाम मिनिस्टर्स जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, कोई फिगर फजिंग नहीं कर रहा, कोई ऐसा मैं समझता हूँ सच मिस स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं कि जी कोई गलत बयानी से काम ले रहे हो। हकायक सारी कौम के सामने आए, तो मीडिया की आंख से कोई बच सकता है? मुझे बताएं, कोई बच सकता है? अभी देखे ना, ये मेरे भाई मिफ्ता इस्माइल, मैं 1-2 सवाल छोड़ रहा हूँ, फिर ये जवाब दे दें आपके सवालों के साथ। एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब शेख अजमत सईद साहब को जो है कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं जी, वो खुद इसका हिस्सा है, इनको हट जाना चाहिए, उधर छोड़ देना चाहिए। मैं मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछता हूं, पाकिस्तानी कौम सुन रही है, जब मियां नवाज शरीफ साहब का पनामा का केस चल रहा था, उन्होंने वजारत उस्मा छोड़ी थी, उनका अपना केस था, प्राइम मिनिस्टर बन के लगे रहे, अदारों को मैनेज कर सकते थे, सब कुछ कर रहे थे, क्या वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था? दूसरी तरफ चोई मंजूर साहब बड़े प्यार से कह रहे हैं जी कि हम इस्तीफे भी देंगे, सब कुछ करेंगे। चोई मंजूर साहब बता दें कि पहले इस्तीफा देंगे या लॉन्ग मार्च करेंगे। इनके तो आज बयानात अपनी लीडरशिप के साथ नहीं मिल रहे। मरियम सफदर साहिबा कहती हैं कि पंजाब गवर्नमेंट नहीं गिराएंगे, मरकज गिराएंगे। ये तो मैंने पॉइंट दिया आपको, तो आप लोगों के पास नहीं था, तो मुझे आप ट्रिब्यूट पेश करें, सलाम करें। लेकिन मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं 2 मजीद आइटम्स दे रहा हूं ना आपको, वो भी इनसे पूछें। एक तरफ कहते हैं ये कठपुतली, उसका कोई जवाब नहीं है, साथ ही डिक्टेटर है, आदमी है, आपकी जेल कामरान साथ कहते हैं कठपुतली है, फिर कहते हैं डिक्टेटर है, फिर एक तरफ कहते हैं यहूदी लॉबी का लॉन्च किया हुआ है, और एक तरफ तालिबान खान कहते हैं। चले जी, बताना चाहता हूं, इनसे पूछें। चौई साहब, लॉन्ग मार्च पहले करेंगे, इस्तीफा मुझे पता है आपने ऐसा उसको घुमाना है, क्योंकि माशाल्लाह पॉलिटिशियन तो आप कमाल हैं। जैसे आपने मिफ्ता साहब को फ्री एडवाइस दी कि वो 2.5 साल बुजदार साहब की बात हो रही थी, इसलिए ये सवाल ही छोड़े, इस पर दफा करें। आगे चले आप, इमरान खान के खिलाफ पत्ता क्या रह गया आपके पास? देखें ना, मौलाना तो बड़े डेड उस पर जा रहे हैं, डेड एंड की तरफ, कोई यहूदी लॉबी ये वो, आप उसका हिस्सा तो नहीं, आप इनको यहूदी लॉबी का हिस्सा तो नहीं समझते? खुदा ना खास्ता चौई साहब।
नहीं, देखिए, हम कभी भी मजहबी बुनियाद पर इसको तकसीम के किसी भी हक में नहीं है। मैंने बहुत सारे यहूदी गरीबों को भी देखा है। जब साबरा और शतीलिया कैंप पे हमले हुए थे तो दुनिया में सबसे बड़ा जो जुलूस निकला था वो तल अवीव में निकला था। तो इसलिए मैं इस बुनियाद पर इस मजहबी डिवाइड पे कभी मैंने पॉलिटिक्स की है, ना मैं मुनासिब समझता हूँ इसको। लेकिन एक बात है जो आपका सवाल है, पहले लॉन्ग मार्च होगा और इस्तीफे सबसे आखिरी ऑप्शन होगा। उसके बाद ये लॉन्ग मार्च कब होगा? के दौरान भी अदम एतमाद आ सकता है, उसके दौरान भी अदम एतमाद आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है, और जब हम मुनासिब समझेंगे इनको फारिग कर देंगे। सारे वैसे एक बात है हमारे पास ये पीडीएम की क़यादत जो है ना, वो आपसे कायरा साहब से तकारीर एडवाइस ले लेती ना, तो आज उनको ये सब कुछ ना फेस करना पड़ता है, मीडिया के सवाल फेस करने पड़ रहे हैं क्योंकि तजादात और उनकी जो है वो हम खोल खोल के बयान कर रहे हैं। ये उन्होंने गलती की। नेक्स्ट टाइम आपसे जरूर एडवाइस ले, आपसे कायरा साहब सीनियर लोग जो हैं। लेकिन मिफ्ता साहब एक कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं सर, कोई 3 बातें बता दें जो अगर आज आप इनके फाइनेंस मिनिस्टर आज पाकिस्तान में होते, इनके ना होते, अपनी गवर्नमेंट के होते, वो आप क्या करते हैं और जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो 3 बातें बताएं। कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन भी होना सर इकॉनमी को लेके, शायद डार साहब पहुँचा दें पैगाम आगे। जी 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 जी, गुजारिश ये है कि डार साहब ने बात करी कि हमने 2000 अरब रुपए का डेफिसिट करा था। एक्चुअली 2200 अरब रुपए का डेफिसिट मेरे साल में था। डार साल के सालों में, इसाक डार साहब के सालों में कम होता था, 1300-1400 अरब रुपए। गुजारिश ये है कि पहले साल में इनके जो असद उमर और हफीज़ शाह मिल के करा था उसका तकरीबन 3500 अरब रुपए का डेफिसिट था। तो खसारा जो भी हमने करा था उससे इन्होंने 1.5 गुना कुछ खसारा ज़्यादा करा है। हम 2200 पे छोड़ के गए थे, वो 3500 अरब रुपए करा था। तो ये तो आप ना कहना कि आप खसारा कम, आप एडवाइस, आप कौन सा साफ कर रहे हैं, आप तो खसारा बढ़ा रहे हैं। अच्छा, दूसरा नहीं, मेरी एडवाइस ये है सर, गुजारिश ये है कि आप 3 साल से आपने देखे ना, आपने चीनी महंगी कर दी, आपने 45 रुपए की चीनी बेच के 100 रुपए की चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। यार आपको ये किसने बोला ये वाली अकल करना? आप जो है वो गंदम उन मिलों को दे देते हैं, पंजाब हुकूमत उन मिलों को गंदम दे देती है जो मिल चल ही नहीं रही होती, सिर्फ अफगानिस्तान एक्सपोर्ट कर रही होती है। आप जो है वो पोस्ट बेच रहे हैं। आप जो वीट प्रोक्योरमेंट अफसर की और वीट के जो अफसर होते हैं उसकी पोस्टें पंजाब हुकूमत बेच रही है। तो पोस्टें नीलाम करना छोड़ दो, मेरी पहली एडवाइस ये है। ठीक है, ये मतलब ये कि वो थोड़ा बहनोई की कम बात सुने और उस तरह की नौकरी ना दिया करें। ये 5 IG चेंज कर चुकी हैं। जब आज परवेज इलाही साहब जब कह रहे हैं कि ये डाकू राज है, वो आदमी कह रहा है जिसको इमरान खान पता नहीं क्या कहते थे। मिस्ता साहब कोई फाइनेंस की बात करे, आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। मेरी बात सर डार साहब मेरी बात करने दें मुझे। 3 चीजें बता दो ना मेरे भाई। गुजारिश ये है कि मैं अगर आपकी इजाज़त हो, आपकी तो मैं कराची की इतनी बात कर लूँ सर कि कराची में जब ये लोग आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम 165 अरब रुपए का पैकेज करेंगे। आज उसको 1 साल हो गया, 1 पैसा ऑब्वियसली नहीं आया, 1 पैसा भी नहीं आया। ठीक है, उसके बाद कराची में जब बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और बहुत बुरा हाल था तो उन्होंने कहा अच्छा आप 1100 अरब रुपए का पैकेज करेंगे। सर आप देखेंगे क्या फराख दिली थी कि पैकेज 165 से 1100 अरब रुपए करा। अफसोस की बात यह कि 1 पैसा भी नहीं आया। सर तो ये कमबख्त जो है ना, सड़कें पैकेज की अनाउंसमेंट काम ही नहीं हो रहा उसके ऊपर। तो प्राइम मिनिस्टर को बताया गया आज 2023 तक कुछ नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर की तकारीर से अगर ये ठीक हो रहा होता, अगर हैंडसम प्राइम मिनिस्टर होने से मुल्क अच्छा चल रहा होता तो आज मुझे अच्छा चल जाता। चक्कर ये कि काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको पूरे पंजाब में 11 करोड़ लोगों का सूबा है, अगर उसमें आपको बुज़दार साहब सबसे अच्छे आदमी मिले हुए ना, तो सर फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन गवर्नेंस का हो गया। ठीक है, उस पर मिफ्ता इस्माइल की या चौधरी मंजूर की कोई एडवाइस काम नहीं आएगी। उसके अंदर आप अपनी टीम सेलेक्ट कर लें। चेंज आ रही है पंजाब में सेनेट के इलेक्शन के बाद। अगर आप सुन एक दो छोटी बांग्लादेश से हिंदुस्तान से चीन से महंगी गैस लेके जी मिफ्ता साहब बोले, अगर बांग्लादेश चीन और हिंदुस्तान से महंगी गैस लेके आते हैं LNG, और आप दुनिया की जनवरी के अंदर एक सूबा जो दुनिया का महंगा तरीन उस हफ्ते में गैस ली हो, तो फिर आप लोगों को चुप रहना चाहिए। जब आप इतना डेफिसिट करते हैं आपको खामोश रहना चाहिए। पॉइंट आ गया। 2 साल के अंदर 1 पैसा टैक्स का नहीं बढ़ा सकते, आपको चुप रहना चाहिए। जब आप पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड कायम करते हैं आपको शर्मिंदा होना चाहिए। इधर आके नून के ऊपर इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। कुछ ना कुछ अपने गिरेबान में झांक के देखो कि क्यों इतना आटा महंगा हो रहा है, क्यों इतनी चीनी महंगी हो रही है। सर देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर ईमानदारी। जिस चीज़ पे हम पे ये ताना देते थे कि हमने 25 अरब में चोरी करी है BRT बनाने में, वो 105 अरब में बनाइए। इनको शर्म आनी चाहिए सर थोड़ी सी। चलो जी डार साहब, शर्मिंदगी में कुछ जवाब आपको देना चाहें तो आप दे दें। लेकिन एक और बात भी है,
जिस पे पूरा मीडिया आपको शर्मिंदा देखिए, करेगा अगर ऐसा हो गया, मैं क्योंकि ये आज सिर्फ आज कहना पार्टी चाहता सर हूं। आपसे डॉक्टर साहब एक मिनट, आपसे आज पार्टी इजलास में प्राइम मिनिस्टर को तजवीज़ पेश की गई सेनेट के इलेक्शन को जीतने के लिए जहांगीर तरीन साहब को लाया जाए, जिनकी मिले आपकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जो है जिस तरह एक काम में मुलव्वस थी कि लोगों की जेबों से मुबैना तौर पर अरबों रुपया गया, तो ये तो नहीं करने लगे आप अब दोबारा, उनको ला तो नहीं रहे? देखिए खैर मुझे तो कोई ऐसी इतला नहीं है और ना ही मैं समझता हूँ कि ऐसी प्रपोजल होगी। जहाँ तक देखिए पंजाब की बात है, कामरान मिफ्ता साहब ने जो है, मैं समझता हूँ इन्हें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे उस्मान बुज़दार के लिए। वो अलग बात है कि वो उनके अंदर वो शोबाजियाँ नहीं हैं जो शहबाज शरीफ साहब के सामने हैं पूरी कौम के। मिफ्ता इस्माइल साहब यही चले बता दें, बाकी तो मैं बताता हूँ परफॉर्मेंस हमारी पंजाब की। अगर इतने ही अच्छे वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब, और यही ब्रॉडशीट का हिस्सा है, तकरीबन 104 अरब रुपए उन्होंने नैब को वापस किए कामरान। फिर इनकी हुकूमत आती है और वो जिस तरह वापस ले जाते हैं अपने अकाउंट में। तो अगर यार आप लोगों ने करप्शन नहीं थी की, तो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने क्यों नैब को 104 अरब रुपए जमा करवाए थे, क्यों सेटलमेंट की थी अपनी करप्शन की? एक तरफ आप लोगों ने लूटमार का बाजार गर्म रखा हुआ है, जो असल आपकी परफॉर्मेंस थी। ये जिसको जीडीपी कहते हैं ना, वो ग्रैंड डिकेटी प्रोग्रेस है इनकी जीडीपी 5.8% जिसकी ये बात करते हैं। उस्मान बुज़दार जिस तरह से पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स में पैसे की तकसीम कर रहा है, आप लोगों की तरह नहीं है। मैं अपने शहर की बात करता हूँ, 1 माह कबल 20 अरब रुपए के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं, पीने का साफ पानी, सीवरेज एक चीज छोड़े जा रहा हूं आपके लिए, आपका ट्रैफिक अगर अप्रैल में चेंज हो गया कोई यहाँ पे पंजाब में, आप अपनी जबान पे कायम रहिएगा कि बेस्ट मैनेजमेंट लीडरशिप चल रही है, फिर आप ये ना कहिएगा चेंज इसलिए किया गया कि ये मसला हो गया था। इस पे जरा आपने आप कायम दायम रहना, एक ब्रेक लूंगा इसी बात पे। मैं आज पूरा दिन इसी सोच में पड़ा रहा कि मरियम नवाज साहबा ने जो बयान दिया है कि पंजाब में 2.5 साल पूरे देंगे, इन हाउस चेंज नहीं करेंगे, तो ये असूल फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी अगर उनके जहन में है तो लोगों को बताते क्यों नहीं है, ताकि लोग आपके ऊपर जो है तजादात या और बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव ना करें आप लोगों की पॉलिटिक्स को लेकर। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।